तो ऑपरेशन स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी पार्ट 1 मैंने आपको दिखाया। उसमें हमने आपके सामने वो चीजें रखी जिसके बाद वो बड़ा आंकड़ा 8,000 करोड़ का घोटाला, वो स्कैम सामने आया। और आज एक बार फिर से मैं और भारत एक्सप्रेस की एसआईटी टीम एक नई पेशकश लेकर ऑपरेशन स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी पार्ट 2 में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के विकसित शहरों में नोएडा में नेताओं, नौकरशाहों और बिल्डर्स के बड़े गठजोड़ से हजारों करोड़ के स्पोर्ट्स सिटी घोटाले को अंजाम दिया गया। और आपको सिलसिलेवार तरीके से वो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई। ऑपरेशन स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी पार्ट 1 में आपने देखा, दरअसल इस घोटाले ने उत्तर प्रदेश की पूरी नौकरशाही में हड़कंप ला दिया है। हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले का मास्टरमाइंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया गया। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, एसआईटी ने, जब इस घोटाले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। आज पार्ट 2 में इस घोटाले से जुड़ी भारत एक्सप्रेस के एसआईटी हेड सुबोध जैन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ऐसी हकीकत को हम बेपर्दा करेंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 2004 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 16 अगस्त 2004 को नोएडा में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए नोएडा बोर्ड को एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया गया। सिलसिला चलता रहा और साल 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। 25 जून 2007 को नोएडा बोर्ड ने पाया कि नोएडा में मौजूद खेल सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए पर्याप्त नहीं है। भूमिका तैयार कर बैठे नौकरशाहों ने अपनी महारत के अनुरूप रिपोर्ट पेश की और खेल शुरू कर दिया। नोएडा बोर्ड ने सेक्टर 101, 102 और 104 में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसरों को मंजूरी दे दी। जानकार मानते हैं कि वो दौर नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का स्वर्णिम काल था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और सत्ता में काबिज हुक्मरान मनमर्जी से काम कर रहे थे और शहर में मनमाफिक कीमतों पर जमीन अधिग्रहण की योजना तैयार हो रही थी। साल 2012 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई और खेल ने रफ्तार पकड़ ली। स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए 32,30,500 वर्ग मीटर जमीन के लिए सेक्टर 78, 79, 101, 150 और 152 में योजना निकाली गई। स्पोर्ट्स सिटी के लिए आरक्षित जमीन में से 70% यानी 559 एकड़ जमीन खेलों के लिए आरक्षित हुई, जबकि 28% पर आवासीय इकाइयों और 2% जमीन पर व्यावसायिक इमारतों का निर्माण किया जाना था। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के तहत मेसर्स लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जेनाडो ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को भूखंड आवंटित किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन आवंटित की गई, उनकी कंसोर्टियम कंपनियों की कुल कैपिटल सिर्फ 1-1 लाख रुपए ही थी। लेकिन बिड जीतने वाली इन सभी कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाकर आवंटित भूखंडों को 84 कंपनियों के नाम ट्रांसफर किया। इस दौरान करीब 46 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं तैयार हुई और उन्हें मंजूरी भी मिल गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोटा मुनाफा कमाकर जमीन ट्रांसफर करने वालों ने खुद का माल तो शेल कंपनियों के जरिए हजम कर लिया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की राशि का भुगतान करने की जरूरत नहीं समझी। बताया जा रहा है कि ये रकम करीब 10,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की बुनियादी घोटाले की नींव पर रखी गई। इस दौरान बिल्डर को महज 10% धनराशि लेकर सस्ती दर पर जमीन दी गई। आवंटन के बाद भी बिल्डरों ने नियम और शर्तों का पालन नहीं किया। बिल्डरों ने आवासीय और कमर्शियल स्पेस को मोटी दरों पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए डकार लिए। ऑपरेशन स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी पार्ट 2 की शुरुआत मैंने आपके सामने कर दी। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। एलन राव साहब मेरे प्रोमिनेंट गेस्ट भी हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, फॉर्मर डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस को लीड कर चुके हैं और ऐसे जन सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। मेरे साथ संदीप मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। इनका एक्सपीरियंस भी क्या है सब जानते हैं। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस के एसआईटी हेड सुबोध जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ एनपी सिंह भी जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं डीडीआरडब्ल्यूए और खासकर स्पोर्ट्स सिटी घोटाले को लेकर उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। तो ऑपरेशन स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी पार्ट 2 में आज हम कुछ ऐसे सवालों को आपके सामने रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब मिल पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो सूबे की बात हम यहां पर कर रहे हैं, नोएडा,
जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही क्लासिफाइड सिटीज यहां पर डेवलप की जा रही है, बहुत ही प्लानिंग के साथ नोएडा को बसाया गया है। और पूरे देश में खास तौर पर अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद स्पोर्ट्स को लेकर देश में एक अलग माहौल बना था। वो माहौल आपने 2012 में भी महसूस किया होगा। उस टाइम भले ही मोदी जी नहीं थे, लेकिन कॉमनवेल्थ के बाद हर कोई ये चाह रहा था कि भाई अब स्पोर्ट्स में इतना इतना व्यापक हमारे पास जगह है, यहां पर अपना करियर देख सकते हैं। और इसी खेल में बड़ा खेला कर दिया नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने, उस वक्त की तत्कालीन सपा बसपा की सरकारों में बैठे नुमाइंदों ने, और कई बिल्डर्स तो इसमें हैं ही। आज उन्हीं को एक्सपोज करेंगे। जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। शुरुआत में करूंगा सुबोध जैन सर, मैं आपके पास आ गया। सुबोध जी, पार्ट 1 में आपने एक होल एंड सोल स्टोरी तो सबके सामने रख दी, जिसमें हम बात कर रहे थे 8,000 करोड़ का घोटाला। लेकिन आज पार्ट 2 में क्या स्पेशल आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जिनको आज हम कवर करेंगे? देखिए रोहित, हमने जो ये पार्ट 1 अभी दिखाया था, वो बेसिकली जो पूरा घोटाला है वो किस तरह से अंजाम देने के लिए कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी, वो डिटेल दी थी। अभी हम जो अपना पार्ट 2 लेकर आए हैं, इसके अंदर हमने पर्टिकुलर इस पूरे घोटाले के एक पार्ट को छुआ है जी। और उसके अंदर जितनी भी जांच अभी तक एजेंसीज ने की है, सीएजी की रिपोर्ट आई है या जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अलग जाके हमने इस पूरे मामले में भारत एक्सप्रेस की टीम ने जब इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, कंपनियों की डिटेल्स खंगाली, तो इसमें बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा घोटाला बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में ख़त्म हो चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम के लिए एक स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने की योजना बनाई गई थी 2004 में। मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय इस घोटाले की नींव रखी गई थी और ये काम होना था 2010 से पहले। आज 2025 चल रहा है और स्पोर्ट्स सिटी आज तक भी डेवलप नहीं हो पाई है। घोटाला खुल गया है, बिल्डरों से रिकवरी नहीं हो पाई है, चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन बिल्डर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लोगों ने पैसे जमा करा दिए, लेकिन किसी को मकान नहीं मिला है। तो ये पूरा घोटाला एक ख्वाबी दुनिया बनाकर तैयार किया गया था, जिसके अंदर से हमें जो सुविधाएं 2010 में प्रोवाइड करनी थी, उनका अभी तक कहीं नामो निशान ही नहीं है। ठीक। तो ये पूरे घोटाले की जो हमने आज जो पार्ट 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज हम दर्शकों को दिखाएंगे, उसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि उस पार्ट 2 के अंदर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके अंदर एक ये बिल्डर है जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन करके एक कंपनी है जी। उसके 3 बेसिकली डेवलपर्स डायरेक्टर थे, एक निर्मल सिंह थे, एक विदुर भारद्वाज, एक सुरप्रीत सिंह सूरी। इन तीनों ने एक बिड वहाँ पर उस समय जो नोएडा अथॉरिटी में स्पोर्ट्स सिटी के लिए सेक्टर 150 की योजना जो अलॉटेड हुई थी, उसमें इन लोगों ने बिड लगाई और बिड लगाने के बाद इनको एक पार्सल अलॉट हो गया, जिसके अंदर शर्त थी कि 20% पैसा इन लोगों को इनिशियली जमा कराना है। 20% जमा कराने के बाद जो बाकी पैसा जमा कराया जाना है वो 2020, 21, 22 तक जमा कराना था। आप सोचिए कि इसमें जो लैंड अलॉटमेंट हुई है उन लोगों को 20% राशि जमा कराने के बाद, वो दिसंबर 2012 से दिसंबर 2013 के बीच में इनको दिसंबर 2014 से नवंबर 2015 के बीच में इनको लीज डीड की गई थी इनके नाम से। तो इन लोगों ने बेसिकली एक कंपनी थी, बाद में इन्होंने जो वहाँ पर सब लीड कराई, वो अपनी बताया कि हमारी सब ऑर्डिनरी कंपनी है। उन लोगों को 7 कंपनी थी, उनके नाम से सब डीड कराई। फिर वो 7 से 24 कंपनियों के नाम सब डीड हुई, 24 से 84 कंपनियों के नाम सब डीड हुई। पैसा घूमता रहा और सेल कंपनियों के माध्यम से जो मेन इसके जो सूत्रधार हैं उन लोगों की जेब में जाता रहा। मैं सुबोध सर वापस आपके पास आऊंगा। आपने स्ट्रांगली जो पहला आपका रिएक्शन मुझे चाहिए था, वो आपने एक होल एंड सोल बड़ा सा बेस बना दिया। इसी डिबेट को मैं इसी पॉइंट्स पर आगे लेके जाऊंगा। कई और सवाल मेरे जहन में भी है, वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन पैनल मेरे साथ लगातार जुड़ चुका है। मैं सीधा एलन राव सर आपके पास आ रहा हूं। लगातार आपने इस तरह के मुद्दों को भी देखा है। अब जिन कंपनीज का नाम हम ले रहे हैं, मैसेज लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज लॉजिक इंफ्रा डेवलपर्स, ये नाम तो काफी हैवी वेट हैं। और क्योंकि आपने दिल्ली पुलिस में आपने चेयर किया है, आपने नेतृत्व दिया है, दिल्ली पुलिस वन ऑफ द हाईटेक पुलिस ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में, लीगली अगर कोई जाना चाहे इसमें तो क्या कुछ है और दिक्कत कहां पर आ रही है? क्योंकि कानूनी तौर पर तो हम मानते हैं कि हम बहुत सशक्त हैं, बावजूद इसके एक ऐसा मकड़ जाल जिससे निकल पाना या जिसको तोड़ पाना इतना चैलेंजिंग। जी रोहित जी नमस्कार। नमस्ते सर। पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार। और सुबोध जी ने पहले पार्ट 1 में भी कितना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन को आपके सामने व्यूअर्स के सामने रखा था। अभी पार्ट 2 में उन्होंने और ज्यादा अच्छे खुलासे किए हैं। देखिए, ये जो एफआईआर बता रहे हैं हो गई है सीबीआई में, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किस प्रकार से ये कंपनियों का जो खेल था वो खेल अब एक्सपोज हो जाएगा।
और कैसे किसी और राजनीतिक पार्टी ने किस प्रकार से ये आवंटन किया और क्या क्या वहाँ घोटाले हुए, सारी चीज़ अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ जाएंगी। और मैं समझता हूँ जो कंपनियां इन्होंने घोटाले में शामिल रही थी उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ना केवल इसमें क्रिमिनल एंगल, मुझे लगता है इसमें ईडी का भी एक केस बनेगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी केस बनेगा, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में इनके खिलाफ जो भी चार्जशीट फाइल होगी और उसके बाद इनका ट्रायल होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो घोटाला कर दिया इन्होंने, कंपनियों ने कर दिया, अब इनके खिलाफ केस चलेंगे और हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम ऐसा कि केस सालों साल चलेगा। ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा केस हो जाएगा, इसका फैसला आने में बहुत कई साल लग जाएंगे। लेकिन जो पैसा इन्होंने गबन कर लिया या जो पैसा कमा लिया, इलीगली तरीके से कमा लिया, उसकी रिकवरी होना बहुत जरूरी है, तभी ये इनको लेसन मिलेगा। वरना ये आज की डेट में जितने हाई एंड क्रिमिनल्स होते हैं जो पैसा कमाकर अपने जेब में रख लेते हैं और अपना इकट्ठा करके जो भी और कहीं री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसमें काम उनका चलता रहता है, जब तक इनको इलीगली तरीके से कमाए हुए पैसे की रिकवरी नहीं होगी, तब तक इनको फाइनेंशियल चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक ये ऐसे ही होते रहेंगे और वो उसी के पैसे जो इलीगल कमाए हुए पैसे से ही अपने वो केसेस लड़ते रहेंगे, बड़े से बड़े वकील कर लेंगे और उसके बाद ये उन केस से बचने की कोशिश करेंगे। सालों साल तक जब तक इनकी जिंदगी रहेगी तब तक मैं समझता हूँ ये इसको एंजॉय करते रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये है सीबीआई के लिए, मैं समझता हूँ इनकी जो भी इलीगली अर्न पैसा है, इलीगली अर्न और ज़्यादा प्रॉपर्टीज बनाई हैं, मनी ट्रेल को देखकर मनी ट्रेल के हिसाब से उसमें कार्रवाई करें। जिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं उन सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ केस बनाने के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज, उनके पैसे, उनके जो भी हैं, उनको जब तक जब्त नहीं किया ऑब्वियसली राव सर, यू मेड योर पॉइंट वेरी स्ट्रांगली। और ये चीजें लगातार हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने लंबे वक्त तक चीजों को सॉल्व भी किया है, आप लॉ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लॉ भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ते हैं। आपने बड़े बड़े वकीलों का जिक्र किया, आई स्वेयर संदीप मिश्रा मेरे लिए बड़े वकीलों से कम नहीं है, वो बड़े वकील ही हैं। और इस तरीके के मुद्दों पर जब वो बात रखते हैं तो हर कोई सुनता है। अब संदीप सर मुझे बताइए, ये जो स्पाइडर वेब सा एकदम नजर आता है कि अथॉरिटीज में भी खेला लगातार हुआ और खेल के नाम पर खेला हुआ। जो व्हाइट कॉलर्स थे वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। मेरे हाथ में जरूर ये कागज है, ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सुबहबुद्ध जैन साहब, जिन्होंने मेरे को ये सारी डिटेल्स दे रखी है। मैसेज लॉजिक इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मासेस लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जेनाडू इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ये तमाम चीजें सबके सामने है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या, कानून के नाम पर क्या? कानूनी तौर पर किताबें तो बहुत मोटी हैं और आप उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, कहां पर वी आर लैकिंग। और ये जो स्पाइडर वेब है, इससे निकलने का, इस मकर जाल को काटने का, इससे बाहर निकलने का रास्ता है ना? देखिए, एल.एन. राव साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसपे आईओ को, जो जांच अधिकारी हैं, उन लोगों को भी फोकस करने की जरूरत है। पैसा एक बार अगर निकल गया ना हाथ से, तो फिर अगले की तो मौज है और आईओ जो है या ये कहें जो इन्वेस्टर है वो तो हाथ मलता रह जाएगा। तो यहाँ पर जो बात एल.एन. राव साहब ने उठाई कि हमें उस मनी ट्रेल को पकड़ना है और उस पैसे को, प्रॉपर्टी को, सभी को सीज करना है, जिससे कि उसका जो कलर देने की कोशिश हो रही है शेल कंपनियों के रूप में, उसको कहीं न कहीं रोका जा सके। क्योंकि अगर ये करने में हम सफल नहीं हुए तो उसी तरह होगा कि 9,000 करोड़ रुपए में ऑन रिकॉर्ड बचेगा कुछ नहीं, मिले हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। तो जांच करने के बाद, सालों मुकदमा चलने के बाद एट लास्ट जो है किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कहें कि जो लॉस हुआ है वो एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ हाथ में टेंजिबल आएगा ही नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कही उस पे भी गंभीर बात करने वाली है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बलेगा, इसलिए ईडी को भी इसमें हरकत में आना चाहिए और शायद ईडी भी इसमें आ चुकी है। ठीक है। तीसरी बात जो कही कि लंबा समय लगेगा, इसमें मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो मामला इन्वॉल्व है। एक तो सीएजी की रिपोर्ट पे पूरी जांच शुरू हुई और दूसरा हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे एफआईआर हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि जांच अधिकारी किसी तरह से हिला हवाली करेंगे ऐसे मामले में जिसमें कि एफआईआर ही हाई कोर्ट के आदेश पे दर्ज हुई हो। और अभी जो हम लोगों ने देखा है पिछले 2-3 सालों के अंदर कि छोटे छोटे मुकदमों में जो 10-10 साल खींचते थे, उस मुकदमे को जो है
कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी तीव्रता से निपटाए हैं। और आपने देखा कि जैसे अभी एक विधायक जी की विधायकी चली गई, फिर आजम खान का मामला देख लीजिए, इन सभी मामलों में जो है बहुत तेजी से कार्यवाही हुई है अदालती जो है, भले मामले छोटे थे। तो इस बड़े मामले में भी मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रोसिक्यूशन विभाग से, जिन लोगों के जिम्मे ये काम है, वह बहुत तेजी से करेंगे। और मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर के अंदर ही कुछ न कुछ टेंजिबल हम लोगों के सामने आएगा। दिस इज ये एक बड़ा इंडिकेशन है संदीप मिश्रा की तरफ से। और देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो बार बार करे करप्शन के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में तमाम चीजें रही, 2003, 2004, 2005, सब जानते हैं, बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि एजेंसीज के, अथॉरिटी के उन अधिकारियों को भी नापा जाएगा, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग शामिल थे उनको भी नापा जाएगा। और क्योंकि इस पूरे मामले में सीधा सीधा किसान भी जुड़ा है, उनसे भी औने पौने दामों में जमीनें खरीद ली गई, उनके साथ भी बड़ा अत्याचार हुआ, उससे जुड़ा अपडेट भी आपको दूंगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक्शन में सीबीआई। जी हां, नौकरशाही में इससे हड़कंप मचा हुआ है। लूट का हिसाब जो मांगा जा रहा है, हैरानी की बात यह है कि मेन बिल्डरों ने प्रोजेक्ट की आवंटन राशि का 10% भुगतान करके परियोजना आवंटित करवा ली। और आसान शब्दों में कहें तो आवंटन के बाद पूरी स्पोर्ट्स सिटी को कई छोटे बिल्डर्स को बेच दिया। हजारों करोड़ रुपए की पूरी रकम हड़प ली। कैसे खेल गया लूट का ये, कैसे खेला गया लूट का ये काला खेल, आप भी गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही नतीजा है कि नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर हुई हजारों करोड़ रुपए की लूट का अब हिसाब मांगा जा रहा है। हाल ही में सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। भारत एक्सप्रेस के पास मौजूद सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर नंबर RC 2192025 E0003 में आईपीसी की धारा 120B, 409, 420 और पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(2) के तहत लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज, सुरप्रीत सिंह सूरी और नोएडा अथॉरिटी के अज्ञात कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया। नोएडा सेक्टर 150 में प्लॉट संख्या SC02 पर स्पोर्ट्स सिटी प्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ब्रोशर के मुताबिक इन 7 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया और 23 जून 2014 को प्लांट के आवंटन के लिए आवेदन किया गया। ये 7 कंपनियां थी: मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एज लीड कंपनी, मेसर्स 3C इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C इंफ्रा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इलेट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C क्रिस्ट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलियो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। मेन कंपनी मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। आवेदन मेसर्स 3C इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर किया गया था, जो ग्रुप कंपनियों में से एक थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक प्रमोटरों ने कंपनियों का जाल बिछाया और अन्य सहायक कंपनियों के साथ विभिन्न लीज डीड एग्जीक्यूट करने का अनुरोध किया, जो पूरी तरह से उनके स्वामित्व या नियंत्रण में थी। उनके अनुरोध पर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न सब लीज एग्जीक्यूट की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि समय के साथ इन लोगों ने नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना और प्रोजेक्ट के पहले चरण को पूरे किए बिना ही कंपनियों को बेच दिया, शेयरों को ट्रांसफर कर दिया और नोएडा अथॉरिटी को करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि मेन बिल्डरों ने प्रोजेक्ट की आवंटन राशि का 10% भुगतान करके परियोजना आवंटित करवा ली, फिर उसे विभाजित और उप विभाजित कर लिया। उसके बाद पूरी स्पोर्ट्स सिटी को कई छोटे बिल्डरों को बेच दिया और हजारों करोड़ रुपयों की पूरी रकम हड़प ली। आरओसी के मुताबिक आवंटन के बाद आवंटी कंपनी की शेयर होल्डिंग में बदलाव हुआ, जबकि स्कीम और ब्रोशर में इसकी अनुमति नहीं थी। यह सब नोएडा अथॉरिटी की अनुमति के बिना किया गया और नोएडा अथॉरिटी सोती रही। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक इस काले खेल में इस्तेमाल की गई सभी कंपनियों के प्रमोटर निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी थे। इन तीनों लोगों ने बड़े शातिर तरीके से साजिश रचकर नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए नकार लिए। तो बिल्डर्स रहे मौज में, शेल कंपनियों का जाल बुना, पैसे का हेरफेर हुआ, अपने अकाउंट में पैसा आ गया, पैसा डकार लिया गया। इस बीच बड़ा नुकसान हुआ अथॉरिटी को
अथॉरिटी की जहां तक अथॉरिटी थी वो उनको पता ही नहीं चला, और शायद पता भी चला तो नींद इतनी ज्यादा गहरी थी, भ्रष्टाचार का बंदरबाट इतना ज्यादा था कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा कि जो हो रहा है होने दो, हमारा भी इसमें फायदा ही है। इसी तरीके की चीजें अब तक निकलकर सामने आई हैं। मेरे साथ एनपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट है DDRWA के, और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम घटाना इन लोगों ने भी संघर्ष किया। एनपी सिंह साहब ने खुद इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार, प्रशासन, हर जगह गए। एनपी सर नमस्ते, बहुत स्वागत एक बार फिर से कर रहा हूं। पार्ट 1 में भी आप मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन सर मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट्स आप तो खैर ज्यादा जानते हैं, लेकिन सुबोध जैन साहब की मैं रिपोर्ट्स लगातार पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, उसमें तो सीधे सीधे मुझे नजर आ रहा है कि जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी थी नोएडा अथॉरिटी की कि कुछ एक्शन लेंगे, आम लोग, आम किसान के न्याय की बात करेंगे, वो तो कुंभकर्णीय नींद में सोते रहे। नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई अधिकारी सोया हुआ नहीं था। अच्छा, उस वक्त जो हमारे मुख्यमंत्री और दूसरे अधिकारी थे, हाँ। वो सब इस लूट में शामिल थे। उन्होंने उन अधिकारियों को यहाँ पर लगाया था जो माल को लूट सकें। यहाँ सोया हुआ कोई नहीं था, सब लुटाई सेंटर चल रहा था। उस वक्त की सरकारों ने नोएडा को लूटा है और अधिकारियों को पूरा इंस्ट्रक्शन देकर काम करवाया गया है। अधिकारियों की बिना मर्जी के कोई काम नहीं किया गया। आप ये सोचे कि अधिकारी सो रहे थे, उनके सोते हुए कोई काम नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से जाग रहे थे, पूरी तरह से लूट में शामिल थे। वो लूट कर प्रदेश के मुखिया को, जो उस वक्त के मुखिया थे, उनको पैसा दिया जा रहा था, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो। उस वक्त उन्होंने पूरे नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को, यमुना को, पूरे को लूटा है। लूटने के बाद ले गए हैं। अधिकारी की औकात नहीं होती थी कि वो कुछ कह सकें। अधिकारियों को तो पीट दिया जाता था, भगा दिया जाता था। आपको याद होगा कि उस वक्त अतीक अहमद ने, जो अतीक अंसारी यहाँ पर थे, वो यहाँ के चेयरमैन के घर में घुसे, उनको मारा, उनके घर वालों को पीटा, लेकिन FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। उस टाइम में कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था। मुखिया हमारे प्रदेश के उस लूट को उनसे कहकर करवाते थे और करवाया, पूरा का पूरा करवाया जाता था। कोई कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था। सब डकैती डाल रहे थे, जागते हुए डाल रहे थे, कोई रोक नहीं सकता था। तो ये सारे के सारे काम प्रदेश सरकार की मर्जी से किया जा रहे थे। कोई अधिकारी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था। अधिकारी को उसी को भेजा जाता था जो उनके सौदे में फिट बैठता था, जो उनको पैसे लूट कर देता था। चाहे वो महेंद्र सिंह जी रहे और दूसरे अधिकारी रहे उस वक्त के, उन्होंने पूरे नोएडा को पूरी तरह से लूटा है। सोने के बाद कोई नहीं लूटा। यहाँ कोई लूटने वाला नहीं था। कोई भी जनता का आदमी लूट सकता था। केवल लूट सकने की सरकार के अधिकारी, सरकार के कर्मचारी पूरा का पूरा काम कर रहे थे, और वो देश के, हमारे प्रदेश के मुखिया के इशारे पर काम कर रहे थे। जो प्रदेश के मुखिया उनको कहते थे वही काम किया जाता था। उनकी मर्जी से काम होता था। अधिकारियों को ऊपर से ऑर्डर आते थे कि लूटना है तो लूटना है। अब इसमें किसानों को लूटिए, उनकी जमीनों को आने पौने दामों में बिल्डरों को दिलवाइए। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं ना सिंह साहब? अब तो मैं ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल ठीक। हाँ, तो मैं इसी चीज को लेकर आगे बढ़ूंगा एनपी साहब, क्योंकि आगे भी मैं आपसे संवाद करूंगा। राव साहब भी है, जैन साहब भी है, संदीप मिश्रा साहब भी मेरे साथ है। और अब देखिए, अगर सिंह साहब ये बोल रहे हैं, ये तमाम चीजें उस वक्त के भुक्तभोगी हैं सिंह साहब। उस वक्त संघर्ष करने के लिए तब भी सड़कों पर उतरे थे, ना कहीं सुनवाई हुई, ना कहीं जन सुनवाई हुई। कोई नेता, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था। और सीधे सीधे सिंह साहब तो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऑफिस से ऑर्डर आया करते थे। रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज यानी ROC के डॉक्यूमेंट्स जब भारत एक्सप्रेस की SIT ने खंगाले तो घोटाले की परतें खुलना शुरू हो गई। दस्तावेजों के मुताबिक अलॉटमेंट के बाद आवंटी कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में बदलाव हुआ, जबकि स्कीम और ब्रोशर में इसकी परमिशन ही नहीं थी। यह सब तब हो रहा था उस वक्त नोएडा अथॉरिटी कान में तेल डालकर सो रही थी। एनपी सिंह साहब कह रहे सो नहीं रही थी, उनको तो ऑर्डर ही लखनऊ ऑफिस से यानी CM ऑफिस से मिल रहे थे, तो वो चीफ मिनिस्टर की बातें मान रही थी। हालांकि CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के मुताबिक इस काले खेल में इस्तेमाल की गई सभी कंपनियों के प्रमोटर निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी थे। इन तीनों लोगों ने बड़े शातिर तरीके से साजिश रचकर नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आरोपी निर्मल सिंह फिलहाल 7 कंपनीज में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर है। भारत एक्सप्रेस ने जब निर्मल सिंह की कुंडली खंगाली तो मालूम चला कि ये शातिर पहले 190 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है।
इसी तरह विदुर भारद्वाज 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स में डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर रह चुका है। फिलहाल विदुर 14 कंपनियों में डायरेक्टर या डेसिग्नेटेड पार्टनर है। रियल एस्टेट की दुनिया का ये शातिर खिलाड़ी 144 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है। अब बात करते हैं तीसरे आरोपी सुरप्रीत सिंह सूरी की। जी हां, सुरप्रीत सिंह सूरी फिलहाल 21 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या डेसिग्नेटेड पार्टनर है। सुरप्रीत सिंह सूरी का बही खाता भी काफी लंबा है। छानबीन करने पर मालूम चला कि सुरप्रीत सिंह सूरी 169 कंपनीज में डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है। तस्वीर साफ है, सैकड़ों कंपनियों के मकड़जाल के जरिए इन 3 शातिर बिल्डरों निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी ने नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को करीब 10,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का चूना लगा दिया। तो रिपोर्ट सुनकर आपने देखा जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स थे, एक दो नहीं 100 से ज़्यादा कंपनियों में वो उसी तरीके से कोई डायरेक्टर है, कोई उसी पद पर है, कोई डेसिग्नेटेड पार्टनर है। कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ होते नहीं क्या? अब यही सवाल लेकर मैं सीधा सुबोध सर आपके पास आ गया। सुबोध सर, जितने भी नाम सूरी हो गए, निर्मल हो गए, सुरप्रीत सिंह हो गए, ये एक नहीं दो नहीं 100 कंपनियों में कहीं पर डायरेक्टर हैं, डिप्टी है, कहीं पर बने हैं डेसिग्नेटेड पार्टनर। और जो बड़े संगीन आरोप लगाए सिंह साहब ने कि अथॉरिटी को तो जो ऑर्डर्स मिले उस वक्त की तत्कालीन सरकार से, उन अधिकारियों की क्या औकात कि सीएम के आदेश के इधर उधर जा सके। देखिए रोहित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस समय लोटस कंपनी को एक लैंड पार्सल अलॉट हुआ, उस समय इन लोगों को 2328 करोड़ रुपए नोएडा अथॉरिटी को पे करने थे। इन लोगों ने वो पैसा पे नहीं किया टाइमली, और आज जनवरी 2025 में जब इनके बकाया की बात करें तो इन कंपनी ने लैंड ली, बेच दी, आगे बेच दी, प्रीमियम ले लिया, बाहर से पैसा ले लिया, स्पोर्ट सिटी नहीं बनाई। तमाम घोटाले या अनियमितताएं करने के बाद भी 2300 करोड़ रुपए इनको तब पे करने थे। इन पर आज भी 2700 करोड़ रुपए जनवरी 2025 का नोएडा अथॉरिटी का दावा है कि इनके ऊपर 2700 करोड़ रुपए बकाया है। तो ये आप खेल समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा खेल बिना नौकरशाही और सरकार की मिलीभगत के संभव नहीं है। इस मामले के अंदर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके अंदर मुख्य रूप से 6 बिंदु इन्होंने उठाए हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि बिल्डर ने किस तरह से अवैध गतिविधियां करके पूरा प्लान तरीके से फायदा उठाया। उसके अंदर जो 2 पॉइंट है, एक तो पॉइंट ये है कि जो होम बायर्स थे, जो इस पूरी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर लगभग 28% ऐसा लैंड पार्सल था जिस पर कि इनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी डेवलप करनी थी, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा एरिया के अंदर ये फैसिलिटी डेवलप करने के ब्राउज़र और प्रचार किया। वहाँ जो लोगों ने पैसा पेमेंट किया, इनिशियली जो लोग करते हैं, बुकिंग कराते हैं प्री लॉन्च के समय में, लॉन्चिंग के समय में, तो लोगों ने पैसा जमा कराया और उन लोगों के साथ धोखा किया गया। उन लोगों को समय पर अपना जो प्रॉपर्टी थी, जो फ्लैट्स थे, वो नहीं दिए गए। पहला तो सबसे बड़ा मामला ये है। दूसरा ये है कि अथॉरिटी को तो इन लोगों ने पैसा समय पर नहीं दिया जो अथॉरिटी को दिया जाना था, जो इस बात को जाहिर करता है कि अथॉरिटी के अधिकारी मिले हुए थे। क्योंकि अगर अथॉरिटी को टाइमली पेमेंट नहीं मिलती है, नोएडा के रहने वाले सभी लोग जानते होंगे, अगर वो लोग अपनी 1 या 2 किस्त जो प्रीमियम की होती है समय पर जमा ना कराएं तो अथॉरिटी उनका मकान सील करने के लिए आ जाती है, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी और जेल वगैरह सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो सवाल ये कि बिल्डर के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं किया जाता? बिल्डर ने अपना टाइमली कोई पेमेंट उनको शेड्यूल नहीं था, वो दी नहीं है, उनकी बकाया पेमेंट रह गई, तो अथॉरिटी की मिलीभगत थी। सबसे बड़ी बात आई है कि इस पार्सल के अंदर जो सेक्टर 150 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 12 लाख स्क्वायर मीटर लैंड बिल्डर को अलॉट की जानी थी एज पर एग्रीमेंट, लेकिन अथॉरिटी ने 13 लाख स्क्वायर मीटर, मतलब 1 लाख स्क्वायर मीटर लैंड एक्स्ट्रा इस बिल्डर को अलॉट करी। तो सवाल ये कि 1 लाख मीटर लैंड आपने किस तरह से अलॉट कर दी? क्या आपने उसके लिए कोई अलग से टेंडर प्रोसीजर किया था, बिड निकाली थी? तो आप किसी बिल्डर को 1 लाख वर्ग मीटर लैंड एक्स्ट्रा कैसे अलॉट कर सकते हैं? और वो भी तब जब बिल्डर पर आरोप लग रहा हो कि उसने उस लैंड को महंगा प्रीमियम लेकर दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दिया। अब इसके अंदर एक मोडस ऑपरेंडी की बात आती है। इस बिल्डर ने, जो निर्मल सिंह आ रहा है, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी, ये तीनों इतने बड़े खिलाड़ी थे। इन लोगों ने क्या किया कि जो अपना कंपनियों की, सेल कंपनियों का एक मायाजाल बुना। पहले 1 कंपनी, फिर 7 कंपनी, फिर वो 14 हुई, 24 हुई, उसके बाद 84 हो गई। तो इन्होंने उस पूरे काम को डिफरेंशिएट किया कि किसकी क्या जिम्मेवारी रहेगी, कौन क्या फैसिलिटी डेवलप करेगा और किस आदमी को क्या काम करना है। तो उन्होंने बड़े चालाकी से काम किया कि जो स्पोर्ट्स सिटी से रिलेटेड फैसिलिटी डेवलप की जानी थी
वो चुनिंदा कंपनियों का एक पार्सल बनाया और उनको वो काम दे दिया गया। ठीक है। कि भाई ये 6 या 7 या 8 या 10 कंपनियां जो हैं ये बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो फैसिलिटी डेवलप की जानी है उसका काम करेंगी। ठीक और बाकी जिन लोगों के थ्रू इन लोगों को पैसा फिशिंग के थ्रू जो शेल कंपनी के थ्रू ट्रांसफर करके अपने अपने मिलने वालों के अकाउंट के अंदर या ऑफशोर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाना था, उन लोगों को वो पार्सल दिया जिनके अंदर रेजिडेंट फैसिलिटी डेवलप की जानी थी। यानी जो फैसिलिटी डेवलप करने के नाम पे इनिशियली एडवांस में लोगों को पैसा मिल जाना था। ये सबसे बड़ी बात, तो आप अथॉरिटी को पैसा नहीं टाइम पे दे रहे हैं। आपने 20% पैसा दिया और लैंड अलॉट करा ली, पार्सल अलॉट करा लिया। उसके बाद आपने वहां पर रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद जो बहुत सारे लोग थे जिनको लगता है सस्ता मकान मिलेगा, उनसे 25%, 3%, 40% पैसा ले लिया। फ्लैट लेने का मतलब आपको पैसा आ रहा है, अथॉरिटी को आप दे नहीं रहे हैं, लोगों को फ्लैट मिल नहीं रहे हैं, वो पैसा गायब हो गया, सेल कंपनियों के थ्रू चला गया। अब सवाल सबसे बड़ा क्या आ रहा है कि इन लोगों ने सेल कंपनियों को मायाजाल बनाया। और अभी आपने जैसे अभी अपनी रिपोर्ट में हम लोगों ने बताया कि वो 104 कंपनी, 190 कंपनी, 125 कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स रहे, एडिशनल डायरेक्टर रहे, डेजिग्नेटेड पार्टनर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मायाजाल है। मैं आपको रोहित बताना चाहूंगा, पीछे एक बहुत बड़ी जो राष्ट्रीय नेता है उनके ऊपर भी आरोप लगा था। ये कंपनियों का खेल कैसे चलता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी बनाई आपके साथ मिलकर, उस कंपनी के माध्यम से मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं। उस प्रॉपर्टी की कीमत है 100 करोड़ रुपए, उस पर मैं सरकार को स्टैंप ड्यूटी भी देता हूं, यानी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उस कंपनी की मिल्कियत हो गई। ठीक है। तो अब वो कंपनी एक थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन निर्मल सिंह या विदुर भारद्वाज, इनको मान लीजिए, मैं अपनी जगह उनको डायरेक्टर बनाता हूं, खुद रिजाइन कर देता हूं, तो उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए दोनों। अब सवाल यह है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक फ्री में बन गए, तो ये होती है फिशिंग। मतलब एक आदमी को आप उसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास लैंड की है, उसकी प्रॉपर्टी जो हमारी कैपिटल है उस कंपनी की, वो पैसा बिना पैसा लिए खर्च किए, बिना रजिस्ट्री कराए, ना बिना स्टैंप ड्यूटी दिए आप एक थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यानी वो बेनिफिशियरी हो गया, मैं बाहर निकल गया। तो ये ब्लैक मनी का सारा खेल जो चलता है सेल कंपनियों का, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट और बेहतर समझा सकता है जितनी हम लोगों ने जानकारी जुटाई है। ये पूरा खेल इस तरह से चलाया गया है। ठीक है, ठीक है। राव साहब, मैं आपके पास आ गया। मोडस ऑपरेंडी का जिक्र किया यहाँ पर जैन साहब ने, तो ये मोडस ऑपरेंडी तो हर कोई जान ही रहा है ना। ये जिनको आज हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी बन गए, जब ये प्लेयर ही थे, छोटे मोटे प्लेयर थे, बिना अधिकारियों की रहमो करम पर, बिना सरकारी रहमो करम पर ये इतना छोटा प्लेयर इतना बड़ा खिलाड़ी तो बन नहीं सकता। मोडस ऑपरेंडी हर कोई जानता है, शेल कंपनियों में कैसा पैसा घुमाया जाता है ये भी हर कोई जानता है। बचना लूप होल्स कहाँ है, मुझे ये बताइए सर प्लीज। रोहित जी, देखिए, सुबोध जी ने बड़ा अच्छे तरीके से पूरी मोडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन कर दिया है। ये बात भी सही है कि जो नोएडा अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो बिना किसी मिली भगत के, वो अलग बात है जो सिंह साहब ने बताया कि वो सारे के सारे पीएम सीएम ऑफिस से अपॉइंट होते थे, वो जो चाहते थे वही उनको लाते थे, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी के बिना, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक होता है कि क्या कैसे जमीन को किस प्रकार से अलॉट करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को कोई वॉलेट करेगा तो क्या उसका रिजल्ट्स होंगे, वो सारी बातें वहाँ हैं। लेकिन उनको दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से अलॉटमेंट किया गया और उसके बाद फिर सेल कंपनीज को आगे ट्रांसफर हो गया, जिस प्रकार से सुबोध जी ने बताया, उसको कहते हैं कंपनी ट्रांसफर करना। जो सही टर्म्स है कि एक कंपनी किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दी, उसके अंडर फिर अंडर हैंड वो ब्लैक मनी का काफी बड़ा खेल होता है। और खास तौर से जो कंपनियों का जो आपने पार्सल बताया, 6-7 कंपनियों के पार्सल जो इन्होंने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी को डेवलप करने की जिम्मेवारी दी थी, उन कंपनीज की असल में वर्थ देखी जाए, वो कौन कंपनी के डायरेक्टर कौन, क्योंकि नाम से तो वही आदमी है, कभी कोई पद ले लिया, कोई दूसरा किसी कंपनी में कोई पद ले लिया, लेकिन उनकी एक्चुअल वर्थ क्या है, वो कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेसेस क्या हैं, वो अगर ऐसे ही रजिस्टर्ड एड्रेस हैं कि ऐसा उसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो वो फिर सेल कंपनी कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से माननीय हाई कोर्ट ने इसको बड़ा सीरियसली लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन दी है। और अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब करेगी तो ये सब चीजें एक एक चीज सामने आएगी। जो अधिकारी उस टाइम के थे वो भले ही वो डायरेक्शन सीएम ऑफिस से मिल रही थी, लेकिन अभी वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो अब सीएम है ना कुछ और है। लेकिन जिन्होंने कोई गलत काम करके बंदर बाट करी है उस पैसे को लेने की, उसका अब एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि इन बिल्डर्स की जो इन्होंने जो ब्लैक मनी से पैसा इकट्ठा किया है या पैसा दूसरे नंबर से दूसरे तरीके से इलीगली काम करके इकट्ठा किया है, पब्लिक के लोगों के पैसे इन्होंने अपने आप बेचकर, जो तरीका था कि जो कंडीशंस थी ही नहीं कि वो आगे किसी को सेल कर सके, और फिर उन्होंने सेल कर दिया। वो सेल करते हुए वहां पर जो अलाउ किया गया नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने, इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी।
पैसा इन्होंने और भी मतलब एक तो सरकार को पैसा नहीं दिया, नहीं नोएडा अथॉरिटी को पैसा जमा नहीं करा, जैसे सुबोध जी कह रहे थे कि 2700 करोड़ रुपए नहीं, अभी भी ये बकाया बहुत उनके बड़ी पास। चीज है। अथॉरिटी को इससे बड़ा नुकसान और हुआ। मिश्रा सर, मैं आपके पास उससे आ गया। अथॉरिटी अथॉरिटीज को का बड़ा नुकसान नुकसान हुआ, हुआ। फिर वहां से जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने दिखाए गए वो अभी तक जीरो हैं, माइनस ही कह लीजिए, नेगेटिव कह लीजिए। इसके अलावा वो आम फ्लैट वायर जिसको बताया गया कि आपको कम उसमें फ्लैट मिल जाएगा, कम पैसों में आपके सर पर अपनी छत आ जाएगी, ये नुकसान का आकलन बहुत बड़ा है। और ऐसी चीजें, ये कोई इकलौता ऐसा केस नहीं होगा, इस तरह की कई सारी चीजें आपके सामने इससे पहले भी आई होंगी। इसमें जो विक्टिम रहता है वो आम आदमी रहता है, उसका पैसा फंसा है तो फंसा है, कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल, जो विक्टिम असल में जिनका पैसा गया है वो आम आदमी का पैसा चला गया, और हाँ। जो कहाँ गया पैसा वो सबको नॉन है। ठीक अब है। वो पैसा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, हाँ। सबूत इकट्ठे करने के बाद में उस पैसे की रिकवरी करना बहुत जरूरी है, वरना वो उसी के गरीबों लोगों के पैसे ये से जरूरी या है, ये फिर जरूरी है। ये नोएडा सवाल अथॉरिटी मेरे जो जहन में भी है। पैसे एक बार मैं बचा संदीप सर से भी इस पर याद ले लूं। संदीप सर प्लीज। रोहित जी, मैं इस घटना को कनेक्ट कर रहा हूं नोटबंदी से। जब नोटबंदी हुई थी तो उसी समय आपने देखा होगा इस तरह की शेल कंपनियों की बाढ़ सी आ गई थी। हाँ। और लोगों ने पैसा जो है इधर का उधर किया जो है। यहाँ पर सुबोध भाई की एक बात बहुत मुझे नोटिस करने वाली लगी कि जी। इस मामले में आरओसी का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का। एक छोटी सी कंपनी बनाइए और अगर साल भर के अंदर आप कंप्लायंस ना करिए तो आपकी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जाती है। हाँ। यहाँ पर एक व्यक्ति 100 कंपनियों में डायरेक्टर रह चुका है और इस तरह की कंपनीज बनाते हुए 1 से 14, 14 से 44 इस तरह से कंपनियां वो बनाता चला जाता है। और आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो जांच हो रही है, या एक कहें कि जो जांच अधिकारी है इस मामले में, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद इस मामले को आरओसी के हद में भी ले जाएंगे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अधिकारियों की भी कोई मिली भगत रही जिसके चलते सेल कंपनियां खड़ी हुई। और मुझे लगता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इसमें आगे बढ़ के इस मामले में दखल देना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि कौन से अधिकारी शामिल थे, कौन से चार्टेड अकाउंटेंट शामिल थे जिन्होंने इस पूरे फ्रॉड को जो है करने में मदद की है, और सभी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, एनपी सिंह साहब मैं आपके पास आ गया। सिंह साहब, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मैं दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूं कि आपने भी काफी संघर्ष किया है, आजकल का नहीं, दशकों पुराना आपका संघर्ष है। लेकिन सिंह साहब, मैं अब आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अब सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आई, फिर सीबीआई की भी एंट्री हो गई। अब क्योंकि पैसों का लेन देन है, मनी ट्रेल कहां से हुआ ये खंगालने के लिए ईडी भी आएगी। अभी जिस तरीके की कार्रवाई आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं? क्योंकि अब तो सत्ता भी बदल चुकी है, सरकारों का जो विजन था करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, वो भी बदला है, और नोएडा अथॉरिटी के कामकाज करने का तरीका भी इसलिए बदला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफी कुछ चेंज हुआ है। देखिए, उस वक्त इन्होंने इतनी लूट मचाई थी यहाँ पर कि हमारी सरकार के जो मंत्री थे वही सब रास्ते बता देते थे, चाहे वो बिल्डर हो चाहे अधिकारी हो। आपको याद होगा कि यहाँ पर होटल के लिए प्लॉट अलॉट किए गए थे और होटल को इंडस्ट्री बना दिया गया था जी। और इंडस्ट्री जो यहाँ पर उद्योग हैं, उद्योगों के रेट में होटल के प्लॉट अलॉट कर दिए गए थे 5,000 रुपए मीटर में, जो कि होटल के प्लॉटों की कीमत लाखों रुपए मीटर से ज्यादा होती है। लेकिन उसको उद्योग बनाकर उद्योगों के रेट में अलॉट कर दिए गए थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैंसिल किया था। तो उस वक्त इस तरह से लूट मचाई गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ना होती तो शायद आज नोएडा का तस्वीर इतनी बदल चुकी होती कि ये बर्बाद कर चुके होते। आपने देखा है, चाहे मायावती जी रही हो मुख्यमंत्री, कौन सी दौलत थी उनके पास, आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी नोएडा में उनकी है जी। चाहे वो अखिलेश जी हो, कौन सी प्रॉपर्टी अखिलेश जी की नोएडा में होती थी, आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अखिलेश जी की नोएडा में है। जितने भी ये हमारे बड़े नेता और हमारे आईएएस अधिकारी रहे हैं, सबने नोएडा में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली जो हजारों हजारों करोड़ के मालिक बनकर बैठ गए हैं। उन्होंने जनता को कुछ समझा ही नहीं, डर किसी का होता नहीं था। यादव सिंह जी जैसे लोग उनके नुमाइंदे होते थे जो सारे रास्ते बताते रहते थे। यादव सिंह जी का इतना बड़ा हाथ होता था उस वक्त के सारे चेयरमैन सीईओ सब उनसे उनके इंस्ट्रक्शन में काम करते थे। तो मैं समझता हूं कि सरकार में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये सारी की सारी निकल कर आई हैं, इन पर जांच बैठाई जा रही है, सीबीआई को मामला चला गया है। लेकिन सपा और बसपा की सरकार में जिसमें घोटाले हुए उन्होंने कभी ना सीबीआई की सिफारिश की है, ना किसी घोटाले को खोलने की कोई सिफारिश की है। लूट करते चले गए, डीएनडी की लूट हो रही थी, ट्यून टावर बना दिए गए, तोड़ दिए गए, बहुत सारी चीजें ऐसे हुई हैं
कि हमारे जितने भी बिल्डर्स थे उन सबको रास्ता बताया जाता था कि आप इतना परसेंटेज हमें दे दीजिए, ठीक है। इतने परसेंट सरकार में जमा कर ये दीजिए, खेला लगातार चलता बाकी रहा, 10-20 लेकिन साल क्योंकि तो अब इस जमा पूरे करने की मामले को आवश्यकता लेकर नहीं है। सीबीआई और भी आज बहुत ज्यादा नोएडा को एक्टिव यहाँ है, लाकर सीबीआई भी खड़ा अलग अलग किया, पहलुओं पर बिल्डर भी भागे इन्वेस्टिगेशन घूम कर रही है। उस वक्त के तत्कालीन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सुबोध सर, मैं आपके पास आ गया। सुबोध सर, मैं जानता हूं आपने कई तैयारियां की हैं, एक के बाद एक कई पार्ट्स आप लेकर आ रहे हैं ताकि दर्शकों को भी समझने में आसानी रहे, लेकिन अभी क्योंकि इसमें कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, योगी सरकार की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मुझे होल एंड सोल प्लीज पार्ट 2 के हिसाब से बता दीजिएगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए रोहित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले के अंदर भारत एक्सप्रेस की एसआईटी ने जब इन्वेस्टिगेशन की जी, तो इसके अंदर कुल मिलाकर 503 कंपनियां ऐसी है जिसके अंदर निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी पूर्व में डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर रहे हैं। जी, अभी अगर हम निर्मल सूरी की बात करते हैं तो 190 कंपनियां ऐसी रही हैं जिनके अंदर ये आदमी इन्वॉल्व रहा है। आज भी ये 7 कंपनियां जो एक्टिव कंपनी है, इसकी डायरेक्टरशिप अभी भी जब तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है तो उस दौरान 7 कंपनियों में ये आदमी इन्वॉल्व है। इसके बाद हम बात करते हैं विदुर भारद्वाज की, तो 144 कंपनियों के अंदर ये आदमी इन्वॉल्व रहा है और अभी ये 14 कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर इसकी पार्टनरशिप है, या डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर है। और जो सुरप्रीत सिंह सूरी है वो करीब 169 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर या फिर पार्टनर रहा है और अभी ये फिलहाल 21 कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोई भी इंसान एक कंपनी क्रिएट करता है, खड़ी करता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है एमसीए के माध्यम से, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की सेवाएं लेनी होती हैं और इस काम में लगभग साधारण तौर पर कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो आप समझिए 2 हफ्ते में एक कंपनी बनती है, 503 कंपनियां हैं, तो ये तो 10 साल मुझे लगता है कंपनियां बनाने में ही लगे रहे। हाँ, तो सीबीआई ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज की है उसके अंदर इस चीज़ को खास तौर पर चिन्हित किया है कि ये पूरा जो माया जाल था, ये फैब्रिकेशन पूरी की पूरी तैयारी के साथ में किस तरह से घोटाला करना है, किस तरह से पैसे को ट्रांसफर करना है और कैसे फिशिंग की जानी है, कैसे सेल कंपनियों के थ्रू ये करना है, ये पूरी तैयारी के साथ में बेसिकली ये नियत ही इन लोगों की ये थी कि इस पूरे पैसे को गबन कर दिया जाए। सवाल एक और भी खड़ा होता है कि आज नोएडा अथॉरिटी ये बोल रही है कि हमारा इन लोगों पर करीब 2700 करोड़ रुपए बकाया है, जो हम अभी पार्ट 2 की बात करते हैं। अभी जो बाकी कंपनी है उनका हिसाब अगले पार्ट में दिखाएंगे। 2700 करोड़ रुपए यूनिवर्सल जो ग्रुप है इसके खिलाफ में इन लोगों का बकाया है नोएडा अथॉरिटी का। अभी इन लोगों ने वहाँ दुनिया भर के फ्लैट्स बनाए और वो कुछ बेच दिए, प्रीमियम लेके लैंड सोल्ड आउट कर दी दूसरे बिल्डर्स को महंगे प्रीमियम पर। वो पैसा आया, अथॉरिटी को मिला नहीं, तो वो पैसा गया कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हाँ। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एजेंसी, चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, ये जो मायाजाल है ना, ये जांच का और जांच के बाद में अदालती कार्रवाई का, ये इतना जटिल और इतना लंबा है कि जो एक आम आदमी है जिसका पैसा वहाँ फंसता है। अभी होता है क्या कि नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, अधिकारी तो कोई जेल नहीं गया है, नोएडा अथॉरिटी में दुनिया भर के केस निकल कर आए हैं। ठीक है। किसी अधिकारी को जेल नहीं हुई, सजा नहीं हुई, किसी की प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है। कोई बहुत बड़ा बिल्डर ऐसा नहीं है, जेल जाते हैं 3-4-6 महीने बाहर आ जाते हैं। ठीक है। किसी बिल्डर को सजा नहीं हुई है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है। अभी अगर हम बात करते हैं, अभी 2 साल पहले जो ट्विन टावर्स थे नोएडा के अंदर, जो कोर्ट के आदेश के अंदर ध्वस्त किए गए थे, वो कहा गया कि एक न्याय के प्रति लोगों को बताने के लिए कि हिंदुस्तान में कानून जिंदा है, 2 टावर हमने ध्वस्त कर दिए। हाँ। अरे भाई, आप एक सवाल बताइए, बिल्डर को तो चलो सजा मिल गई, हाँ। बिल्डर ने पैसा कमाया, जेल चला गया, थोड़ी बहुत सजा मिल गई, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिनके सामने वो टावर खड़े हुए थे? पार्ट 1 में भी उठाया था कि उन अधिकारियों का क्या, उन लोगों ने जो मलाई काट ली वो तो अभी भी ऐश में ही है। जो ट्विन टावर्स गिरे थे, जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था, सुपरटेक ने कहा पैसा बचा नहीं, दिवाला हो गया, क्या करोगे, कहां से करोगे? विक्टिम्स विक्टिम ही रहा, वो अभी भी दर्द में ही है। क्योंकि मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, थैंक यू करूंगा मैं सर आपका। सुबोध सर, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। संदीप मिश्रा सर, मैं चाहता था और संवाद करूं लेकिन वक्त इतनी इजाजत देता है, थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े। राव सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद सर। और एनपी सिंह साहब, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, क्योंकि अभी ये पार्ट 2 ही है, अभी तैयारी बड़ी है भारत एक्सप्रेस की एसआईटी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। तो देखिए, नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की बुनियाद ही घोटाले की नींव पर रखी गई थी। बिल्डर्स को महज 10% धनराशि देकर सस्ती दर पर जमीन अलॉट हो गई। अलॉटमेंट के बाद भी बिल्डरों ने नियम और शर्तों को पूरा नहीं किया। आवासीय और कमर्शियल स्पेस की मोटी दर पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए डकार लिए। अब तक ये होल एंड सोल कहानी आप समझ चुके होंगे। मैं आपके सामने अब तक 2 पार्ट लेकर आ चुका हूं, लेकिन आगे भी मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, भारत एक्सप्रेस और हमारी एसआईटी टीम इस पूरे मामले को लेकर
जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर खास रिपोर्ट्स आपके सामने रखती रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन पार्ट 3 के लिए आप तैयार रहिएगा। नमस्कार।